हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। आज की इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आज की जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र क्या है? ऐसे अंगों का समूह जो पाचन में सहायता करते हैं वो क्या कहलाएंगे? पाचन तंत्र के अंतर्गत आएंगे। ऐसे अंगों का समूह जो पाचन करने में सहायक होते हैं वो पाचन तंत्र कहलाते हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से समूह आएंगे? पहले पाचन तंत्र को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, और सेकंड होगा हमारा ग्लैंड्स यानी पाचन ग्रंथियां। तो फर्स्ट होगा हमारा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, आहार नाल। और सेकंड होगा हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने दो भागों में डाइजेस्टिव सिस्टम को बांटा। एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत कौन से ऑर्गन्स आएंगे और डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत कौन से ऑर्गन्स आएंगे, अब हम ये जानेंगे। तो ये मानव तंत्र है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत, आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा से लेकर यानी माउथ माउथ कैविटी, या हम इसे बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं, माउथ कैविटी से लेकर ऑसियोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस तक लेकर ये सभी किसमें आएंगे? ये सभी आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद जो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पाचन ग्रंथि है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां आएंगी? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंतर्गत हमारी गॉल ब्लैडर, लिवर, पेनक्रियाज, ये सब हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पाचन ग्रंथियों के अंतर्गत आएंगी। तो हम बारी बारी करके जानेंगे कि पहले एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत क्या होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत क्या होता है। जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल वो कम से कम 32 फीट की लंबी होती है। एलिमेंट्री कैनाल कितनी लंबी होती है? 32 फीट की। आहार नाल, केवल इसी नाल को ना समझ लें, आहार नाल में मुख गुहा से लेकर पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, गुदा तक पूरा हमारा क्या होता है? आहार नाल है। इसको हम पूरी आहार नाल बोलेंगे, तभी तो इतनी लंबी 32 फीट की है। ये क्या है? 32 फीट लंबी होगी आहार नाल हमारी। इसके अंतर्गत भोजन आएगा। भोजन फिर क्या, पचने वचने की क्रिया सब क्या होगी? ये सब इसके अंतर्गत होगी। फिर सेकंड जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचन ग्रंथि है, ये क्या करेंगी? ये ऐसी ग्रंथि होंगी, ये एंजाइम्स रिलीज करेंगी जिससे जो हमारा भोजन है, जटिल भोजन है, वो सरल सरल में टूट जाए, जिससे पाचन में क्या हो? सहायता हो। जिसे मुख के अंतर्गत भी बहुत सारी ग्रंथि पाई जाएंगी, बहुत सारे एंजाइम्स होंगे जो पाए जाएंगे। लार ग्रंथि में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाएंगे। उसके बाद लिवर भी क्या पाचन में एंजाइम्स छोड़ेगा। फिर गॉल ब्लैडर भी क्या एंजाइम्स छोड़ेगा। उसके बाद पैनक्रियाज जो हमारा अग्नाशय है वो भी एंजाइम्स रिलीज करेगा। इतने सारे एंजाइम्स रिलीज होने के बाद हमारा जो भोजन है वो जटिल से सरल सरल में टूटेगा, जो पाचन में क्या करेगा? सहायता करेगा। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि माउथ एंड माउथ कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट जो हमारा है माउथ एंड माउथ कैविटी। तो एंड माउथ कैविटी को उतारते हैं, इसे मिटाते हैं। अब इसके बाद माउथ या माउथ कैविटी हम हेडिंग डालेंगे, तो हमारी हेडिंग होगी बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी। बक्कल या माउथ कैविटी, मुख गुहा कैविटी, हिंदी में लिखेंगे इसे मुख गुहा, मुख गुहा। मुख गुहा क्या है? एक खाली जगह है जिसके अंतर्गत हमारे तीन ऑर्गन्स या भरे हुए हैं।
खाली जगह में क्या 3 ऑर्गन भरे हुए हैं, जिसको हम पहला लिखेंगे, एक हमारी टंग, जीभ है, जीभ, और लार ग्रंथियां हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं इसमें, लार ग्रंथियां। और थर्ड हमारे टीथ, ये भी किसमें सहायक होते हैं, पाचन की, पचाने में, भोजन को क्या करते हैं, छोटा छोटा पीस देते हैं, तो ये भी किसके अंतर्गत पड़ेंगे हम, बक्कल कैविटी के अंतर्गत, दांत। तो सबसे पहले हम जानेंगे सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियों के बारे में। हेडिंग होगी हमारी सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में कितने प्रकार के एंजाइम्स पाए जाएंगे, पहले एंजाइम्स के बारे में जानेंगे। 4 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाएंगे। फर्स्ट है हमारा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, और सेकंड है हमारा डाइस्टेज, थर्ड है हमारा टाइलिन, और फोर्थ है हमारा म्यूलिन, म्यूलिन। तो लार ग्रंथि के अंतर्गत हमने कितने एंजाइम्स के बारे में जाना, ये हमारे क्या है, एंजाइम्स। 4 प्रकार के एंजाइम्स हमने देखे, लाइसोजाइम, डाइस्टेज, टाइलिन, म्यूलिन। लाइसोजाइम, डाइस्टेज, टाइलिन, म्यूलिन, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, डाइस्टेज, टाइलिन, म्यूलिन, 4 प्रकार के हमने एंजाइम्स देखे। तो सबसे पहले जानेंगे लाइसोजोम का क्या काम होगा। लाइसोजोम हमारे भोजन में जो कीटाणु होंगे उनको नष्ट करने का, यानी जीव में जितने भी कीटाणु होंगे, हम दिन भर में मुख को खोले रहेंगे, मुंह को, मतलब कई तरह के कीटाणु हमारे मुंह में आएंगे, तो वो कीटाणुओं को नष्ट करने का काम किसका होगा, लाइसोजोम का। कीटाणुओं को नष्ट करना, कीटाणुओं को नष्ट करना, कीटाणुओं को नष्ट करने का काम किसका होगा, लाइसोजाइम का। उसके बाद डाइस्टेज और टाइलिन में क्या होगा, डाइस्टेज और टाइलिन, डाइस्टेज और टाइलिन भोजन में शर्करा, भोजन में मड, मड को किस में कन्वर्ट, मड या स्टार्च को शर्करा या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा। यानी भोजन में मड, मड बोलो या स्टार्च, ये दोनों एक ही बात है, मड या स्टार्च को शर्करा या कार्बोहाइड्रेट, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा। कौन करेगा कन्वर्ट, डाइस्टेज और टाइलिन, मड या स्टार्च को शर्करा या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा। अब लास्ट में हमारा बचा म्यूलिन। म्यूलिन क्या करेगा, जो हमारा भोजन है उसे चिपचिपा यानी लसलसा बनाएगा, जिससे कि हमें निगलने में आसानी हो। तो ये भोजन को क्या बनाएगा, भोजन को लसलसा बनाएगा, भोजन को लसलसा, भोजन को लसलसा कौन बनाएगा, म्यूलिन। एक बार दोबारा से जानेंगे कितने एंजाइम्स हमने पढ़े। 4 प्रकार के, पहले तो हमने बक्कल कैविटी, मुख गुहा में 3 प्रकार के ऑर्गन्स हमने देखे, जीभ देखा, लार ग्रंथियां देखी और दांत देखे, यानी 3 प्रकार के ऑर्गन्स ही पाए जाएंगे, जीभ, लार ग्रंथि और दांत। उसके बाद हमने लार ग्रंथियों के बारे यानी सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में जाना। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि, लार ग्रंथि में हमने एंजाइम्स देखे। पहले हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, वैसे लार ग्रंथि 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, पर जो इनमें एंजाइम्स पाए जा रहे हैं पहले उनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो 4 प्रकार के हमने एंजाइम्स देखे, एक हमारा लाइसोजाइम, डाइस्टेज, टाइलिन, म्यूलिन, लाइसोजाइम, डाइस्टेज, टाइलिन, म्यूलिन, जिसमें हमने बारी बारी करके इनके कामों को देखा कि ये क्या क्या काम करेंगे। तो लाइसोजोम है वो कीटाणुओं को नष्ट करेगा, जो हमारे मुख में या माउथ में जो भी कीटाणु होंगे उनको नष्ट करने का काम किसका होगा, लाइसोजाइम।
और डाइस्टेज और टाइलिन क्या करेंगे, ये मड यानी स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट या शर्करा में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जो म्यूलिन होगा वो भोजन को लसलसा या चिपचिपा बनाएगा, जिससे हमें भोजन को निगलने में आसानी हो। अब इसके बाद हम जानेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड्स में कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं। पहले हम इसे मिटाते हैं, फिर हम आगे की 3 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। अब इसके बाद हम लार ग्रंथि यानी कितने प्रकार की होती हैं ये जानेंगे। तो सलाइवरी ग्लैंड हमारे 3 प्रकार की होती हैं। इससे पहले हमने किसके बारे में जाना, एंजाइम्स के बारे में जाना। ध्यान रखिए, वो हमने एंजाइम्स के बारे में जाना, लेकिन हम जानेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं ये मेनली। फर्स्ट होगी हमारी पैरोटिड पैरोटिड और सेकंड होगी हमारी सबमैंडिबुलर उसके बाद में थर्ड होगी हमारी सबलिंगुअल 3 प्रकार की हमने ग्रंथियां देखी। सलाइवरी ग्लैंड में हमारी कितनी प्रकार की ग्रंथि पाई जाएंगी, 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाएंगी। फर्स्ट होगी हमारी पैरोटिड, सेकंड होगी सबमैंडिबुलर और थर्ड होगी हमारी सबलिंगुअल। अब जो पैरोटिड ग्रंथि है ये कहाँ पाई जाएगी? पैरोटिड ग्रंथि हमारे ईयर के इन फ्रंट ऑफ, मतलब बिल्कुल ईयर के सामने पाई जाएगी। ईयर के सामने यानी कान के इस तरफ जो ग्रंथि होगी वो क्या होगी, पैरोटिड ग्रंथि होगी। कहाँ पाई जाएगी? इन फ्रंट ऑफ ईयर के सामने, इन फ्रंट ऑफ ईयर। उसके बाद सबमैंडिबुलर कहाँ पाई जाएगी? सबमैंडिबुलर हमारे जबड़े के नीचे। उसके बाद सबमैंडिबुलर कहाँ पाई जाएगी? जबड़े के नीचे यानी बिलो ऑफ द जॉ। बिलो यानी नीचे पाई जाएगी, बिलो ऑफ द जॉ, जबड़े के नीचे पाई जाएगी हमारी सबमैंडिबुलर। थर्ड है हमारी सबलिंगुअल कहाँ पाई जाएगी? टंग के नीचे। जो टंग है, टंग के दोनों साइड, इस साइड भी क्या पाई जाएगी? सबलिंगुअल। टंग के नीचे पाई जाएगी ये, बोथ है ना, ब्लो ऑफ द टंग, बोथ साइड, दोनों टंग के दोनों साइड कहाँ पाई जाएगी? ये सबलिंगुअल पाई जाएगी। जो इनमें सबसे बड़ी ग्रंथि होगी, लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी पैरोटिड होगी। यानी इसका क्रम कुछ इस तरह होगा, पैरोटिड सबसे बड़ी ग्रंथि होगी, उसके बाद सबमैंडिबुलर होगी, उसके बाद कौन सी बड़ी होगी? सबमैंडिबुलर और थर्ड जो होगी वो होगी हमारी सबलिंगुअल। 3 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में हमने पढ़ा। पैरोटिड यानी सबसे बड़ी ग्रंथि होगी, उसके बाद सबमैंडिबुलर होगी और उसके बाद होगी सबलिंगुअल। जो पैरोटिड है वो हमारे कहाँ पाई जाएगी? ईयर के बिल्कुल सामने, अंदर जाके हम ईयर के सामने देखेंगे वो क्या पाई जाएगी? पैरोटिड पाई जाएगी। जो सबसे ज्यादा कैंसर की स्टार्टिंग जो स्टेज होती है, सबसे ज्यादा कैंसर कहाँ पाया जाएगा? वो इसी में पाया जाएगा। कैंसर की जो प्रॉब्लम होगी वो सबसे ज्यादा पैरोटिड में ही होगी। अक्सर आपने देखा होगा पैरोटिड में, आपने यहाँ पे ज्यादातर देखा होगा, गुटखे के जो ऐड होगा, पान मसाले के जो ऐड आएगा वो यहाँ पर ही सड़ा सड़ा हुआ दिखाई देगा आपको। वो क्यों दिखाई देगा? क्योंकि पैरोटिड में सबसे पहले कैंसर की संभावना सबसे ज्यादा किस में है? पैरोटिड में है। यहीं की सेल क्या होंगी, यहाँ की सेल में क्या इम्बेलेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कैंसर की संभावनाएं, गांठें बनने लगेंगी। उसके बाद सबमैंडिबुलर क्या, जबड़े के नीचे क्या पाया जाएगा? सबमैंडिबुलर। थर्ड होगा हमारा सबलिंगुअल, यानी ये टंग के नीचे होगा, ये क्या, और सबसे बड़ा इनमें कौन सा होगा? पैरोटिड होगा, उसके बाद सब मैंडिबुलर होगा और थर्ड में होगा सबलिंगुअल। तो 3 प्रकार की हमने ग्रंथियां पढ़ी। लार सलाइवरी ग्लैंड में कितनी प्रकार की ग्रंथियां पाई जाएंगी? 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाएंगी, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। इसमें सबसे बड़ी पैरोटिड, फिर सबमैंडिबुलर, फिर सबलिंगुअल। और कैंसर की संभावना सबसे ज्यादा किसमें होगी? सब पैरोटिड में पाई जाएगी। और उसके बाद ये कहाँ पाई जाएगी? जबड़े के नीचे, और ये टंग के नीचे, और ये इन फ्रंट ऑफ ईयर के सामने क्या पाई जाएगी? पैरोटिड। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे टीथ, क्योंकि पहला हमारा सलाइवरी ग्लैंड, हमने मुख गुहा में कौन कौन से अंग देखे? सलाइवरी ग्लैंड देखी,
टीथ देखा, टंग देखी। तो टंग के जो हम एंजाइम्स थे वो तो हम पढ़ चुके हैं। कितने प्रकार के एंजाइम्स थे? 4 प्रकार के हमने एंजाइम्स के बारे में अध्ययन किया। अब हम टीथ के बारे में एंजाइम्स अध्ययन करेंगे। तो पहले हम इसे मिटाते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी टीथ यानी दांत। हेडिंग डालते हैं, टीथ यानी दांत। जैसे हमने पढ़ा कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऐसे ही कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, टिश्यूज के अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या बोलेंगे, ऐसे ही हम जानेंगे स्टडी ऑफ टीथ को हम क्या बोलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ टीथ। स्टडी ऑफ टीथ होगा हमारा ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ यानी दांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजी। अब इसके बाद हम जानेंगे टीथ हमारा किस किस से मिलकर बना है। टीथ हमारे कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने हैं। जैसे हमने हड्डियों में भी अध्ययन किया, तो हड्डियों में भी हड्डी किससे मिलकर बनी थी? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से। सेम ये भी है, दांत भी क्या है? हड्डी का ही रूप है। जो दांत है वो किससे मिलकर बने हैं? कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। तो दांतों में सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाएगा, लगभग 85%। लगभग बोल रही हूँ मैं, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। 85%, यानी 85% हमारा कैल्शियम फॉस्फेट, और जो बचा यानी 15% वो क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो दांत हमारे सबसे ज्यादा कठोर होते हैं। शरीर का अगर सबसे ज्यादा कठोर भाग, कठोर कोई अंग या ऑर्गन है या कोई कठोर भाग है, तो वो हमारे दांत है। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है हमारा? शरीर का सबसे कठोर भाग, शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? हमारे टीथ या दांत। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या कहलाएंगे? दांत, क्योंकि ये किसके, इसमें मात्रा किसकी ज्यादा? कैल्शियम फॉस्फेट की ज्यादा मात्रा है, कैल्शियम कार्बोनेट की थोड़ी कम है। अब जो दांत है, दांत की संरचना कुछ इस प्रकार की होगी। दांत की संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। ये हमारे क्या है? टीथ। इसके ऊपर एक और संरचना होगी, और इसके इधर नसें जाएंगी कुछ। इसमें क्या होंगी? नसें। दांत के सबसे ऊपरी भाग को हम इनेमल बोलेंगे, इनेमल, इनेमल। उसके बाद जो ये अंदर का भाग है इसे हम बोलेंगे डेंटाइन, डेंटाइन। दांत के सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलेंगे? इनेबल। और जो इसके अंदर भाग होगा उसको क्या बोलेंगे? डेंटाइन। दांत को हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। जो ऊपरी भाग होगा वो क्या होगा? इनेबल, और अंदर वाला भाग क्या होगा? डेंटाइन। तो इनेबल हमारा काफी स्ट्रांग होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रांग क्या होगा? इनेबल होगा। तो दांतों का क्षरण यानी दांतों का टूटना किसके कारण होगा? फ्लोरीन के कारण होगा। दांतों का क्षरण, दांतों का क्षरण यानी टूटना फूटना, वो किसके कारण होगा? फ्लोरीन के कारण होगा। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, फिर मैं इसकी संरचना के बारे में बताऊंगी कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। एक बार इसे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। दांत पढ़ा, स्टडी ऑफ टीथ, यानी स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाएगा? दांतों का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। उसके बाद जो दांत है वो हमारे कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट के बने होंगे। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, 85% कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाएगा, 15% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा। फिर शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होंगे? हमारे दांत होंगे। और जो दांतों का क्षरण होगा, दांतों का टूटना किसके कारण होगा? फ्लोरीन के कारण होगा।
दांतों को दो भागों में बांटा, इनेमल और डेंटाइन, यानी दांतों का जो बाहरी भाग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इनेमल। जो दांतों का अंदर भाग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेंटाइन। अब इसके बाद हम जानेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ। दांत चार प्रकार के होंगे हमारे। पहले मैं एक शेप बनाऊंगी, फिर उसके बाद बताऊंगी। जो आगे के फ्रंट के होंगे, फ्रंट के, फिर उसके बाद इन फ्रंट के दांतों को हम क्या बोलेंगे, इन फ्रंट के दांतों को हम बोलेंगे इंसीजर। 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 उसके बाद आगे दो इस तरह के शार्प वाले टीथ होंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, कैनाइन। ये मैं ऊपर वाला जबड़ा बना रही हूँ, नीचे वाला जबड़ा सेम होगा क्योंकि ऊपर और नीचे वाले जबड़े क्या है, सेम है। फिर उसके बाद हमारे कुछ इस तरह होंगे, दो हमारे ये क्या होंगे, प्रीमोलर। प्रीमोलर। फिर उसके बाद तीन हमारी मोलर्स होंगी। तीन हमारी ये क्या है, मोलर। सेम संरचना इसी तरफ होगी, यानी दो इस तरफ प्रीमोलर और तीन इस तरफ हमारे मोलर। ये दो क्या है हमारे, प्रीमोलर, प्रीमोलर, और तीन क्या है हमारे, मोलर। यानी दांतों को हमने मुख्यतः चार भागों में बांटा। चार भाग कौन कौन से थे, पहला था हमारा इंसाइजर, इंसीजर, इंसाइजर, और दूसरा है हमारा कैनाइन, और थर्ड है हमारा प्रीमोलर, और फोर्थ होगा हमारा मोलर। फोर्थ है हमारा मोलर। इन दांतों को तीन भागों में, मतलब चार भागों में बांटा। तो इंसाइजर यानी आगे के जो चार दांत होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, इंसीजर। ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी क्या होंगे, ये इंसीजर। उसके बाद जो शार्प वाले इधर वाले होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कैनाइन। कैनाइनों की संख्या ऊपर कितनी होगी, नीचे, और नीचे भी कितनी होगी, दो, यानी टोटल कितने होंगे, चार। यानी ऊपर वाले में इंसीजर कितने हैं, चार। ऊपर वाले में इंसीजर कितने हैं, चार। ऊपर वाले जबड़े में चार, चार ही नीचे वाले जबड़े में होंगे। तो चार प्लस चार कितने हो गए हमारे, इंसीजर आठ, इनकी संख्या हो गई। उसके बाद जो कैनाइन है, यानी दो ऊपर है, दो ऊपर है, दो ही नीचे होंगे, तो कितने होंगे, टू प्लस टू, फोर हमारे क्या होंगे, कैनाइन। उसके बाद प्री मोलर। प्री मोलर की संख्या कितनी है, दो ऊपर है, दो इधर है, यानी चार ऊपर है, चार ही नीचे होंगे, तो कितने होंगे टोटल, आठ। लास्ट में बचे हमारे मोलर। मोलर की कितनी संख्या होगी, तीन इधर, तीन इधर, यानी छह ऊपर और छह नीचे, कितने होंगे, बारह। इंसीजर यानी इनको हिंदी में बोलेंगे कृतक, कृंतक। हिंदी में क्या बोलेंगे इनको, मैं ऊपर लिख देती हूँ, कृंतक, कृतक या कृंतक कुछ। कैनाइन को बोलेंगे हम, कैनाइन को बोलेंगे हम रदनक। कैनाइन को बोलेंगे रदनक। और प्री मोलर को बोलेंगे अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक। और मोलर को बोलेंगे चवर्णक। इसमें जो हमारे इंसीजर होंगे उनका क्या काम होगा, इंसीजर हमारे भोजन को काटने में, कुतरने में, यानी चूहे में इंसीजर क्या होंगे, अच्छे खासे पहने होंगे। तो इंसीजर का क्या काम होगा, चूहा क्या करता है, कुतरता है। आगे के इंसीजर चूहे के क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो इंसीजर का क्या काम होगा, कतरने का काम होगा, भोजन को क्या होगा, काटने का काम होगा। उसके बाद इंसीजर हो गया हमारा, उसके बाद हमारा कैनाइन। कैनाइन का क्या काम होगा, चीर फाड़ करने का। भोजन को चीर फाड़ करने का काम किसका होगा, कैनाइन का। तो ये किस में पाई जाएंगे, मांसाहारियों में सबसे बड़े बड़े पाए जाएंगे कैनाइंस। शेर, चीते, इनमें क्या पाए जाएंगे, कैनाइंस बड़े बड़े पाए जाएंगे। कुत्ते में भी कैनाइंस बड़े बड़े पाए जाएंगे। उसके बाद इंसीजर जो है वो हमारे, वो किस में पाए जाएंगे, वो शाकाहारी जानवरों में पाए जाएंगे, बड़े बड़े।
सेकेंड थर्ड है हमारा प्री मोलर। प्री मोलर क्या करेंगे, भोजन को चबाने में, हल्का हल्का भोजन को चबाने में काम करेंगे। थर्ड होगा हमारा मोलर, ज्यादा जो भोजन, बहुत ही कठोर भोजन या चने वगैरह, मतलब इस तरह की कठोर चीजें चबाने की कौन करेगा सहायता, मोलर। यानी जिसको हम डाढ़ वगैरह बोलते हैं वो क्या आएंगे, मोलर के अंतर्गत आएंगे। अब हमने देखा कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, दांतों को दो भागों में डिवाइड कर ले। अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला भी होगा दांतों का। तो फॉर्मूला इसका कैसे बनेगा, टीथ का फॉर्मूला होगा, पहले हम लेंगे इंसीजर यानी इंसीजर, फिर क्या लेंगे, कैनाइन, उसके बाद लेंगे प्रीमोलर, फिर लेंगे मोलर। सेम नीचे होगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यही सेम नीचे का, यानी ये ऊपर वाले जबड़े का, इसको हमने बांट लिया, यानी ऊपर वाले जबड़े को भी दो भागों में बांट लिया, यानी चार भागों में बट चुका है। नीचे वाला जबड़ा भी इसी तरह होगा, तो ये चार भागों में बट गए हैं, तो यानी किस, 1/4 हो गया ये, 1/4 हो गया है ना ये, क्योंकि चार भागों में हमने ऐसे बांट लिया है, चार भाग में बांट लिया, तो नीचे चार होगा, ऊपर क्या होगा, एक, जिसमें से हमने एक भाग का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो हमने इंसीजर यानी व्यस्क, व्यस्क, पहले हम व्यस्क के बारे में जानेंगे, जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट। एडल्ट का फॉर्मूला क्या होगा टीथ का, एडल्ट में इंसीजर कितने होंगे, आगे दो होंगे, यानी हम एक भाग का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो यानी इंसीजर इधर कितने होंगे, दो। उसके बाद कैनाइन कितना होगा यहाँ पे, एक। उसके बाद प्री मोलर कितने होंगे, दो। फिर नेक्स्ट है हमारा मोलर, कितने होंगे, तीन। सेम नीचे होंगे, दो, एक, दो, तीन। उसके बाद अगर हम बच्चों में देखें, बच्चों में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, बच्चों में होगा हमारा फॉर्मूला, बच्चों में हमारे इंसीजर कितने होंगे, दो, और कैनाइन कितने होंगे, एक। लेकिन बच्चों में ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, बच्चों में प्री मोलर नहीं पाए जाएंगे। अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि बच्चों में कौन से दांत या फिर कौन से टीथ नहीं पाए जाएंगे, तो आप मोलर लगा के आओगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मोलर पाए जाएंगे लेकिन प्री मोलर नहीं पाए जाएंगे बच्चों में, तो प्री मोलर की संख्या कितनी होगी, 0, और मोलर कितने होंगे, दो। यानी जो एक दांत है वो हमारा क्या है, अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़, अक्कल टीथ जो है वो क्या सबसे लास्ट में, थोड़ा उम्र में आएगा, तो वो बच्चों में कितने पाए जाएंगे, केवल दो ही पाए जाएंगे। उसके बाद नीचे का भी सेम फॉर्मूला का, 2, 0, 2। हमने जाना कि प्री मोलर, मोलर यानी टीथों के प्रकार में, हमने जाना दांत कितने प्रकार के होते हैं। एक बार दोबारा से हम रिवाइज करते हैं, दांत मुख्यतः कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के थे। आगे वाले को हम क्या बोलते हैं, इंसीजर, और फिर इस इधर वाले को क्या बोलते हैं, कैनन। यानी इंसीजर को हम नोज टीथ भी बोलेंगे, इंसीजर को क्या बोलेंगे, इंसीजर को हम नोज टीथ भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, नोज टीथ, क्योंकि हमारे नाक के नीचे, बिल्कुल नाक के नीचे बिल्कुल क्या है, टी इंसीजर है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, नोज टीथ। और जो सेकंड होगा हमारा कैनाइन, कैनाइन किसके नीचे है, आंख के नीचे क्या है हमारा, कैनाइन, तो कैनाइन को हम क्या बोलेंगे, आई टीथ, आई टीथ। जो थर्ड होगा हमारा यानी प्रीमोलर, प्रीमोलर हमारे चिक के नीचे है, तो चिक के अंदर है, तो इसको बोलेंगे चिक टीथ। थर्ड है हमारा प्रीमोलर, इसको हम क्या बोलेंगे, चिक टीथ। और फोर्थ है हमारा मोलर, यानी मोलर, इसको बोलेंगे विजडम टीथ, विजडम टीथ। आई थिंक प्री मोलर, यहाँ मोलर होगा,
MOLAR। तो इंसीजर नाक के नीचे इसलिए नोज टीथ, कैनाइन को आई टीथ, प्रीमोलर को चिक टीथ और उसके बाद मोलर को हम बोलेंगे विजडम टीथ। इंसीजर देखा हमने कितनी संख्या थी इनकी, 4। या 4 और 4 कितने हो गए, इंसीजर टोटल कितने होंगे, 8 होंगे संख्या में, 4 ऊपर 4 नीचे। उसके बाद कैनाइन को देखा 2 ऊपर 2 नीचे, कितने होंगे टोटल, 4 होंगे। उसके बाद प्रीमोलर को देखा, प्रीमोलर 2 ऊपर 2 2 इधर 2 इधर, यानी 4 ऊपर 4 नीचे, यानी 8। और कैनाइन मोलर को देखा हमने 3 इधर 3 इधर, यानी 6 और 6 कितने हो गए, 12। तो अगर संख्या में सबसे ज्यादा पूछे कि संख्या में सबसे ज्यादा कौन से टीथ हैं, तो वो कौन से हमारे, मोलर। अब अगर ये पूछे कि स्तनधारियों में सबसे ज्यादा टीथ किस में पाए जाएंगे, हमारे अंदर मनुष्य के अंतर्गत कितने टीथ पाए जाते हैं, 32। स्तनधारियों के अंतर्गत सबसे ज्यादा टीथ किसके पाए जाएंगे, स्तनधारियों में सबसे ज्यादा टीथ, जो सबसे ज्यादा दांत हैं, वो घोड़ा और सुअर के अंतर्गत पाए जाएंगे, यानी 44 टीथ पाए जाएंगे हमारे घोड़ा और किसके अंतर, घोड़ा और सुअर, घोड़ा और सुअर पिग, यानी पिग के अंतर्गत कितने पाए जाएंगे, 44 टीथ पाए जाएंगे अंतर्गत। और मच्छर के अंतर्गत कितने टीथ होंगे 47। अब हमारा बीच में एक टॉपिक रह गया जिसको हमने भूल गए थे कि परमानेंट, एक तो परमानेंट टीथ होते हैं, एक हमारे टेम्परेरी टीथ होते हैं। तो परमानेंट टीथ कौन से होंगे, जो परमानेंट रहेंगे, जो टूटेंगे नहीं। उसके बाद जो टेम्परेरी टीथ होंगे, जिसको हम दूध के दांत बोलते हैं, उनकी संख्या कितनी होगी, वो होंगे संख्या में 20। टेम्परेरी टीथ होंगे हमारे 20, जिनकी संख्या कितनी होगी, 20। उसके बाद जो परमानेंट टीथ होंगे वो होंगे हमारे, संख्या कितनी होगी, 20। उसके बाद परमानेंट टीथ यानी जो टूटेंगे नहीं, वो होंगे 12 प्लस 20, यानी टोटल कितने हो गए, 32। टोटल हमारे होंगे 32, जिसमें 12 हमारे टूटेंगे ही नहीं, और जिसमें कि 20 जो परमानेंट टेम्परेरी से दोबारा से परमानेंट में आएंगे, प्लस कितने हो गए टोटल, 32। तो आज के सेशन में हमने टीथ के बारे में पढ़ा और साथ में क्या पढ़ा, लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।